तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। काफी सारे स्टॉक्स पर बाइंग की बात कही गई है, लेकिन IRFC को समझे। नाउ स्वदेश से बात करते हुए चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार ने कहा है कि निफ्टी पूरे सप्ताह 25,700 से 26,200 के दायरे में कारोबार करता रहा, लेकिन निफ्टी को 26,200 के स्तर से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, यानी कि एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को बरकरार रखा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले सप्ताह निफ्टी को लेकर सतर्क का रुख है। निफ्टी 25,950 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, अगर यह टूटता है तो 25,700 की ओर फिसल जाएगा। और उन्होंने आगे कहा है कि अगर 26,200 का स्तर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि मजबूत रेजिस्टेंस, इसे देखते हुए उन्होंने अगले सप्ताह के लिए जो शेयर्स बताए हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। सुजलोन को भी बताया गया है, NDMC और यहाँ पर NMDC और काफ़ी सारे स्टॉक्स की बात की गई है। लेकिन अगर हम IRFC पर बात करें तो उनका राजेश पल्विया का कहना है कि ब्रेकआउट के बाद IRFC मजबूत नजर आ रहा है। IRFC के शेयर काफी अच्छी रैली देखने के लिए मिली और बढ़त काफी उत्साहजनक थी। 129 रुपए के सपोर्ट लेवल करीब बनते नजर आ रहे हैं इनको, और अगर ये उससे ऊपर बंद होता है, यानी कि रेलवे कंपनी अगले हफ्ते भी रैली जारी रख सकती है। इनका टारगेट IRFC पर 145। खैर ये होगा या नहीं वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, पर इनका व्यू फिलहाल पॉजिटिव है, यानी कि 129 का एक्सपोर्ट जोन है। अगर ये नहीं टूटता तो इनको ये है कि 145 तक के लेवल भी आ सकते हैं। और 2-3 पॉइंट रेलवे को लेकर के समझने की कोशिश करें तो अलग अलग एनालिसिस द्वारा अलग अलग चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। जैसे कि फिलहाल कहा जा रहा है कि इन कंपनियों के मूलभूत सिद्धांतों में कोई खास बदलाव न होने के बावजूद रेलवे शेयरों में इतनी तेजी के बारे में मास्टर कैपिटल सर्विस मुख्य अनुसंधान अधिकारी रवि सिंह ने कहा है कि RVNL, IRFC, आइकॉन जैसे रेलवे शेयरों में आई तेजी के कारण मूल सिद्धांतों में कोई नया सुधार नहीं, बल्कि बाजार की सोच में बदलाव है। पिछले एक साल में अगर मूल्यांकन की संबंधित चिंताएं या फिर FII की जो यहाँ पर फंडिंग, जो इतना बड़ा फंड निकालती नजर आई, मार्जिन्स पर दबाव और शेयरों में भारी गिरावट के बाद भी अब यह क्षेत्र अपने प्रदर्शन में सुधार देख रहा है। यानी कि बजट से पहले की जो गतिविधियां हैं, सकल बजट सहायता या फिर बाजार से उधार लेकर जो संभावित पूंजीगत व्यय की सहायता, ऑर्डर में तेजी आने की संभावना से निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ रहा है। यानी कि इसका जो रिजल्ट निकलता है वो एक रणनीतिक उछाल आया है, जो बजट संबंधी स्पष्टता से पहले अफवाह पर बेचो तथा तथ्य पर खरीदो के क्लासिक चरण को दर्शाता है। सो अब यहाँ पर इस तरह से इनके द्वारा कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, यानी कि उनका मेन कहना यही है कि बाजार की सोच में बदलाव है। स्टॉक्स तो वही सिनेरियो बनाते नजर आए हैं। एक बात और समझ आती है कि रेलवे शेयरों को आगे बढ़ाने वाली बजट पूर्व अपेक्षाएं, यानी कि सीमा श्रीवास्तव का कहना है कि किराया वरीदे के अलावा बजट पूर्व की स्थितियों में भी शेयरों में तेजी आ रही है, क्योंकि निवेशक रेलवे के नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचे पर खर्च जारी रहने की संभावना को ध्यान में रख रहे हैं। जैसे कि हमने और भी अपडेट्स देखी जो सूत्रों द्वारा समझने के लिए मिली कि गवर्नमेंट पटरियों पर बड़ा फोकस करती नजर आएगी। इस बार बजट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पिछला बजट भी कुछ बचा हुआ है जो निकाला गया था। उसी चीज़ को लेकर के नेशनल नेटवर्क विस्तार या फिर रोलिंग स्टॉक सिग्नल या फिर सुरक्षा उन्नयन, आधुनिकीकरण, आवंटन में निरंतरता या फिर वृद्धि की उम्मीदों ने सार्वजनिक क्षेत्र के रेलवे उपक्रमों में पुनर्जीवित किया, जो नीतिगत विकास की स्पष्टता के कारण बजट से पहले पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते हैं। एक आध पॉइंट को और समझें तो SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीमा श्रीवास्तव का मानना है कि विवेकपूर्ण निवेश के दृष्टिकोण से सावधानी बरतना जरूरी है। यानी कि कुछ एनालिसिस द्वारा यहाँ पर सतर्क रहने की बात कही जा रही है। उछाल जो फिलहाल देखने के लिए मिला है वो भावनाओं और अपेक्षाओं से प्रेरित प्रतीत होता है, न कि निकट भविष्य में आय में होने वाली त्वरित सुधार से। ऐसा ही रवि सिंह ने भी लगभग कहा कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं है चीज़ों में, और वही सिनेरियो फिलहाल इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि निकट भविष्य में आय में होने वाले त्वरित सुधार से
कई रेलवे शेयरों का प्रदर्शन अधिकांश समय में खराब रहा है, जिससे वे तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड भी हो गए हैं और सस्ते में खरीदारी करने वालों द्वारा प्रेरित तीव्र राहत रैली के प्रति संवेदनशील रहे हो गए। तभी लंबी अवधि में बात करें तो रिटर्न जो है वो बजटीय सहायता के वास्तविक पैमाने पर, योजनाओं के समय पर, निष्पादन, नकदी और अनुशासन या फिर किराया युक्तिकरण पर भी निरंतर प्रगति पर निर्भर करे। सो लगभग यहाँ पर उनके द्वारा भी कुछ ऐसे ही पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। बाकी देखिए, अगर आप हमारे पहले पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो पहले 5 मिनट का वीडियो आपके लिए है, और अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। बोनस शेयर वीडियो के एंड पर डिस्कस किए गए हैं, स्प्लिट शेयर भी वीडियो के एंड पर डिस्कस लगभग किए गए हैं। करें IRFC पर अपडेट्स की, तो मौजूदा तेजी के बीच रेलवे के किस शेयर को खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेहता इक्विटीज के प्रशांत आपसे उन्होंने निवेशकों को 145 से 158 तक के टारगेट के साथ IRFC शेयर खरीदने की सलाह दी। उनका कहना है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी उन निवेशकों के लिए एक आकर्षण अवसंरचना विकल्प प्रस्तुत करती है जो कि भारत के बहुवर्षीय रेलवे विस्तार और आधुनिकीकरण चक्कर में भाग लेना चाहते हैं। यानी कि इनका जो व्यू है वो यहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है। ये टारगेट आएंगे या नहीं है तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर बाइंग की बात इस स्टॉक को की गई है। टारगेट आएंगे नहीं वो तो एक अलग बात है। दूसरा पॉइंट, अगर इनके पॉजिटिव अकॉर्डिंग IRFC को समझे तो IRFC के लिए क्या पॉजिटिव बात इन्होंने कही है कि भारतीय रेलवे की जो समर्पित वित्त पोषण शाखा होने के नाते जो दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, IRFC रोलिंग स्टॉक विद्युतीकरण, माल ढुलाई, गलियारे, क्षमता वृद्धि पर सरकार के निरंतर पूंजीगत व्यय से प्रत्यक्ष रूप से प्रॉफिटेबिलिटी होती है। कंपनी की AAA क्रेडिट रेटिंग और सरकारी स्वामित्व वाली उधारकर्ता प्रोफाइल, लगभग 0 क्रेडिट जोखिम, यानी कि जो जोखिम है वो बिल्कुल 0 लगभग बताया जा रहा है इनके द्वारा, और नगद प्रवाह और मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता को भी दर्शाती है, जिसका व्यावसायिक मॉडल बाजार चक्रों के संरचनात्मक रूप से स्थिर बना रहता है। और तो और ये रेलवे जो निवेशक हैं रेलवे क्षेत्र में कम जोखिम वाले निवेश अवसर भी प्रदान करती है, जो स्थिर वार्षिक जैसे लाभ, वित्त पोषण की मात्रा और गति में सुधार के साथ मूल्यांकन द्वारा समर्पित है। तापसे ने ऐसा कहा। सो ऑल ओवर इनके द्वारा काफ़ी अच्छी चीज़ें AAA की रेटिंग के साथ बताई जा रही हैं, जो कि AAA की रेटिंग स्टॉक को मिली ही हुई है, और क्रेडिट रिस्क 0 के नाम मात्र बताया जा रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें बार बार नहीं समझाई जाती क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर बात करते हुए 1 से 2 साल हो चुके हैं। लगातार कहीं ना कहीं 2-3 दिन के बाद फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं, और फिर वही चीज़ों पे दोबारा बार बार एग्जैक्ट एक ही चीज़ को बार बार डिस्प्ले या बोल कर वही चीज़ को नहीं डिटेल में बताया जाता। इसी वजह से कई बार जो अपडेट रहती है वही अपडेट आपके साथ शेयर एज इट इज कर दी जाती है। अब ये जो AAA की रेटिंग है, आप लोगों को भली भांति पता है कि मैंने IRFC पर प्रॉपर आपको रेटिंग का एक एनालिसिस बताया हुआ है, जहाँ पर बड़े बड़े जो वीडियो के एंड से कुछ मिनट पहले ही शायद डिस्कस हुआ होगा। और तो और बात करें अब वित्त वर्ष 2027 में रेलवे पूंजीगत व्यय के लिए 2.75 लाख करोड़ रुपए के बजट आवंटन की संभावना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है जिसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस भी हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 2027 के लिए भारतीय रेलवे की पूंजीगत व्यय कैपेक्स को बढ़ाकर 2.75 लाख करोड़ करने की संभावना है, जो कि नेटवर्क विस्तार के उद्देश्य से की जा रही मामूली 3.7 की वृद्धि है। एक अधिकारी ने AFE को यह जानकारी दी है कि सूत्र ने आगे बताया है कि ट्रांसपोर्टर की निवेशक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट EBR के उपयोग पर लगी रोक जारी रहेगी। वित्त वर्ष 25 में 2.62 लाख रुपए करोड़ के रिकॉर्ड बजटीय आवंटन के बाद वित्त वर्ष 26 में व्यय को काफी हद तक वित्त वर्ष 25 के फंड के महत्वपूर्ण अल उपयोग के कारण समान रखा गया। इस पर भी अभी हम बात करते हैं, शायद अच्छे से समझ ना आया हो। एक चीज और समझेंगे, यहाँ पर 96% से अधिक बजटीय सहायता से आएगा, यानी कि जो 10,000 करोड़ रुपए PP परियोजनाएं प्राइवेट पार्टनरशिप जो है माध्यम से वित्त पोषित किए जाएंगे। और अगले कुछ वर्षों में अधिकारी ने जो कहा है इसको समझेंगे कि अगले कुछ वर्षों में पटरियों का विस्तार महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। नई पटरियां बिछाए बिना भीड़ भाड़ और भी बदतर हो जाएगी, यानी कि मेन फोकस गवर्नमेंट का पटरियां बिछाने पर रह सकता है, जिससे ट्रेनों की गति प्रभावित होगी। सड़क परिवहन के मुकाबले रेलवे की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा। अत्यधिक जो मांग है वो क्षमता बढ़ाने की पटरियों की है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्यों भारतीय रेलवे अगले वर्ष आने वाले वर्ष 2.75 लाख करोड़ के बजट की संभावना जताई। देखिए मीडिया की जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भारतीय रेलवे का कैपेक्स
3.7% बढ़ सकता है। और आने वाले साल में कैपेक्स के बजट को सामान्य भी रख सकती है सरकार, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में मामूली रूप से अधिक हो सकता है। खबरों के अनुसार सरकार इस बजट में मामूली बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि सरकार रेलवे के बजट में बाहर से कर्ज का बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। और तो और 26 की जो पहली छमाही हमने देखी उसमें रेलवे ने 56% कैपेक्स को इस्तेमाल कर लिया है, यानी कि लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपए। इससे पता चलता है कि रेलवे इस फंड को तेजी से इस्तेमाल कर रही है और सरकार का ये भी कहना है कि रेलवे के विकास को जारी रखना चाहती है, लेकिन सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही कि रेलवे का कर्ज ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमें अलग अलग क्लियर हुए। पहला, गवर्नमेंट फोकस कर रही है, बड़ा 56% का कैपेक्स देखने के लिए मिला है पहली छमाही में भी। और दूसरा, बाहर से फंड नहीं जो है लोन कर्ज नहीं लेना चाहती। एक पॉइंट और समझ में आता है, नेक्स्ट ईयर का बजट अधिक बढ़ाने के पक्ष में गवर्नमेंट इसीलिए भी नहीं है कि एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि 26 की जो बजट अभी पूरा खर्च नहीं हुआ, यानी कि जो लास्ट अमाउंट थी वो अभी प्रॉपर अमाउंट खर्च नहीं हुई और कैपेक्स का पैसा भी अभी बचा हुआ है, जिससे कैपेक्स बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आगे पहली छमाही में कैपेक्स पर मजबूत खर्च हुआ है, लेकिन इसके बाद भी पूरे साल बजट का 85% ही खर्च होने का अनुमान है, यानी कि 15 से 20% जो खर्चे बचने की उम्मीद है वो ट्रैक क्षमता विस्तार के विशेष रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के माध्यम से इस निवेश को आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे सरकार अकेले पूरा बोझ नहीं उठाएगी, प्राइवेट सेक्टर की मदद से तेजी से काम होगा। रेल ट्रैक बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इस तरह से ही अपडेट जो है बताई जा रही। एक पॉइंट और समझ लेते हैं, अगर फाइनेंस जब रेलवे इतना सारा पैसा खर्च करेगा तो उसे फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ भूमिका आती है IRFC की, जो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मुहैया करवाती है। ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का मतलब है IRFC का बिजनेस ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। वहीं सुरक्षित और आधुनिक डिब्बे बनाने के लिए टिटगढ़ रेल सिस्टम, जुपिटर वैगन्स, नई कंपनियां, जो नए ऑर्डर मिलेंगे इन कंपनियों को, रोलिंग स्टॉक यानी इंजन और डिब्बों के रखरखाव पर 58,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह से ये कंपनियों को फ़ायदा मिल सकता है, RVNL को भी बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि एक जब ऐसे मैंने आपको पहले भी 2-4 बार बड़ी अपडेट्स पे इस पर डिस्कस किया था कि कोई एक प्रोजेक्ट आता है तो कई कंपनी, रेलवे की कई कंपनियों को फ़ायदा मिलता है। बोनस और सप्ली शेयर्स वीडियो के एंड पर डिस्कस किए गए हैं। फिर से एक बड़ी अपडेट आती नजर आई। IRFC ने DFCCIL को दिया 9,821 करोड़ का लोन, यानी कि 9,821 करोड़ का लोन होता नजर आया। विदेशी कर्ज से मुक्ति का रास्ता देखने के लिए मिला। IRFC ने डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 9821 करोड़ रुपए का लोन दिया। यह ऋण पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक से जो लिए गई विदेशी मुद्रा थी उस कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए। यहाँ पर रीफाइनेंस भी समझेंगे। TOI के अनुसार इस रुपए आधारित अवधि ऋण समझौते पर DFCCIL ने वित्त निदेशक राहुल कपूर और IRFC की वित्त कार्यकारी निदेशक दीपा कोटनीस ने साइन किए। यह समझौता नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां IRFC और DFCCIL के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रीफाइनेंस का मतलब समझे तो IRFC के अनुसार यह रीफाइनेंस भारत के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो घरेलू वित्तीय संस्थाएं हैं और उनकी बड़ी और लंबी अवधि की जो परियोजनाएं हैं उनको स्थानीय धन से सपोर्ट देने की बढ़ती क्षमता को उजागर करता है। अधिकारियों ने बताया है कि इससे विश्व बैंक के मौजूदा कर्ज का पूरा भुगतान हो जाएगा और विदेशी मुद्रा उधार से रुपए आधारित वित्त पोषण में बदलाव से DFCCIL को विनिमय दर अस्थिरता के जोखिम से राहत मिलेगी और भी अन्य फायदे होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक बड़ा सिनेरियो देखने के लिए मिला। IRFC के अध्यक्ष और निदेशक मनोज कुमार दुबे ने कहा है कि यह रीफाइनेंस भारत के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के सफर में एक ऐतिहासिक कदम है। रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय दक्षता लाने में IRFC की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। जैसा कि दुबे जी ने पहले स्टेटमेंट्स दी ही थी कि हम अन्य अवसर तलाश रहे हैं। बैक टू बैक 60,000 करोड़ का इनका एक टारगेट भी था Q3 के अंदर, तो उस तरह से इन्होंने एक बड़ा फाइनेंस जो है यहाँ पर दिया, जो कि एक बड़ी बात है। जो अपने टारगेट की तरफ ये बढ़ते नजर आए तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली। पर्सनली एक बात बहुत अच्छी लगती कि IRFC में LIC ने बहुत बढ़िया स्टेक बनाया। ये उस स्टेक उस समय बना जब स्टॉक नीचे की तरफ ही था,
और इन्हीं लेवल्स के करीब स्टॉक था। तब से LIC ने इसके शेयर को होल्ड किया हुआ है काफ़ी समय से। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि IRFC जैसे LIC जैसे बड़े DI ने यहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आगे यहाँ पर देखिए कोटक सिक्योरिटीज़ का जो श्रीकांत चौहान है, इन्होंने भी 3 शेयरों की बात की है जिसमें IRFC भी है। IRFC पर बात करें तो उससे पहले उन्होंने कहा कि कोटक सिक्योरिटी के श्रीकांत चौहान ने कि बजट से पहले रेलवे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। उच्चतम स्तर से रेलवे शेयरों में काफी गिरावट आई है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर हुआ है। 1 से 1.5 महीने में रेलवे शेयरों ने डबल बॉटम बैटम भी बनाया है पैटर्न, और अल्पवादिक मध्यम अवधि में संभावित सुधार का संकेत भी देता है। लेकिन इंडियन अपडेट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिनको समझाया जाए। साफ साफ यहाँ पर अपडेट पढ़ने पर ही या फिर सुनने पर ही क्लैरिटी मिल रही है कि इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। मेन पॉइंट समझे तो इनके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि IRFC के बारे में श्रीकांत का कहना है कि IRFC उच्चतम स्तर से लगभग 50% की गिरावट देखने की मिली और यह लंबे समय से स्थिर भी बना हुआ है। IRFC के चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न भी दिख रहा है और इनका मानना है कि रेलवे शेयर निकट भविष्य में 140 रुपये तक बढ़ सकता है, जो कि जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए 105 के करीब इन्होंने स्टॉप लॉस भी बताया है। अब देखिए ऐसा होगा नहीं, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर 140 तक का व्यू दिया जा रहा है और नीचे की तरफ इन्होंने 105 का स्टॉप लॉस जो है बताया। कि बोनस और डिविडेंड शेयर जो हैं वो वीडियो के एंड पर डिस्कस किए गए हैं। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो पहले 5 मिनट का वीडियो आपके लिए रहता है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। फोकस रेलवे पर कंटिन्यूसली बना हुआ है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को समझते हैं कि अगर हम कहें कि एक IRFC पर ही हम लोग बात करें तो देखिए वो एक बातें जो होंगी वो भी होंगी, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये भी निकलता है कि जब भी रेलवे के लिए कोई ऑर्डर निकलता है, जब भी रेलवे गवर्नमेंट द्वारा रेलवे के लिए कोई बड़ा ऑर्डर निकाला जाता है, बड़ा बजट निकाला जाता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी जगह पर की जा रही है, तो उसका फ़ायदा कोई एक कंपनी को ही नहीं होता। ज़्यादातर जब कोई ऑर्डर गवर्नमेंट द्वारा रेलवे में निकलता है तो उसका फ़ायदा अनेकों कंपनियों को, जो रेलवे से रिलेटेड कंपनियां हैं, काफ़ी कंपनियों को उससे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक ऑर्डर काफ़ी जगह पर बांटा जाता है। हर तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से काफ़ी कंपनियों में उसका योगदान रहता है। तो यानी कि एक मतलब साफ है कि जब भी कोई ऑर्डर निकलता है तो उस एक ऑर्डर का फ़ायदा कई कंपनियों को पहुंचता है। अब देखिए मेन पॉइंट समझे तो भारत की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना, मेन फोकस गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना हुआ है। फिलहाल के दिनों में प्रधानमंत्री की जो गति शक्ति NPG 7 रेल परियोजनाएं हैं या फिर एक राजमार्ग, उन्हें की समीक्षा की गई। थोड़ा डीप समझे तो यहाँ पर 105वीं बैठक 19 दिसंबर को जो आयोजित की गई, जिसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्रालयों से प्रस्तावों का आकलन भी किया गया। चलिए मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। मेन पॉइंट समझें तो पहला, यहाँ पर काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि तीसरी और चौथी लाइन रेनीगुंडा की, जहाँ पर 76.559 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण का प्रस्ताव रखा। एक अमृत चतुर्भुज कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रस्ताव से उद्योग जगत में परामर्श शामिल है और राजमार्गों, हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बहुआयामी संपर्कों का लाभ भी उठाया जाएगा और माल ढुलाई के लिए भी बेहतर पहुंच मार्ग बनाने से मजबूती भी आएगी। इसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट पर बात करें तो इरोड करूर खंड के बीच ट्रैक का दोहरीकरण, इससे भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट मिलता नजर आएगा। तीसरी पॉइंट पर बात करें तो इरोड गोरखंड के बीच ट्रैक को दोहरीकरण करना, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। कुनकल बेलियारी स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी लाइन, इससे भी काफ़ी सारी चीज़ों को फ़ायदा होता नजर आएगा। फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मेन पॉइंट समझे तो गुटकल वाड़ी स्टेशनों और बीच तीसरी और चौथी लाइन, जिससे डबल लाइन खंड की लंबाई 4 गुना होगी और महत्वपूर्ण माल ढुलाई मार्गों में से एक पर क्षमता का विस्तार होगा। यावदी काजीपर स्टेशनों के बीच यहाँ पर चौथी लाइन और घाटकेसर स्टेशनों के बीच चौथी लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लेंथी जो है यहाँ पर ये लाइन बताई जा रही हैं। और तो और यहाँ पर देखिए तलेगांव और तीसरी और चौथी विद्युतीकरण मल्टी ट्रैकिंग लाइन। चलिए ये तो खैर हमने ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ही डिस्कस किए। मेन पॉइंट तो जो रेल परियोजना की थी वो थी। अब मेन पॉइंट पर बात करें तो महाराष्ट्र में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। 89,780 करोड़ यानी कि 89,780 करोड़ 78 करोड़ की 38 परियोजनाओं का खाका। तो ये एक अनुमानित जो लागत यहाँ पर बताई गई है 38 प्रमुख रेलवे
रेलवे परियोजनाएं हैं जिनको मंजूरी मिलती नजर आई। इन परियोजनाओं के तहत कुल 5098 किलोमीटर लंबी पटरियों का निर्माण, गेज परिवर्तन, दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य है रेलवे नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाना, ट्रेनों के परिचालन को सुगम बनाना, 11 नई रेलवे लाइनें, 2 गेज परिवर्तन, 25 दोहरीकरण और मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं शामिल हैं। 2014 में अगर आवंटन की बात करें महाराष्ट्र में, तो लगभग यहाँ से 20 गुना ज़्यादा देखने के लिए फिलहाल मिल रहा है। और मुंबई लोकल अगर उपनगरीय नेटवर्क की भी बात करें तो डेली प्रतिदिन मुंबई में ही 3200 लोकल ट्रेनें और 120 एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन होता है, और उसमें भी अपग्रेड की घोषणा विशेष की गई है क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मतलब साफ है कि यात्री की क्षमता बढ़ाने के लिए भी सरकार ने 238 नई ट्रेन रैक को मंजूरी दी, जहां पर 19,293 करोड़ रुपए लागत वाली नई ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे जा। तो ये और आपको पता है बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी प्रगति है, जिससे IRFC काफी ज्यादा कनेक्ट है। रेल मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि महाराष्ट्र में इस परियोजना के लिए 100% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। वर्तमान में पुलों और अन्य संरचनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये एक अपने आप में बड़ी पॉजिटिव बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट फिर से एक बार देखने के लिए मिलने वाला है। IRFC पर बात करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आए हैं, जहाँ पर थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में डीप जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर तो आप हैं हमारे पुराने सब्सक्राइबर तो पहले 5 मिनट का वीडियो आपके लिए रहता है लगभग, और अगर आप हैं नए व्यूअर तो आप ऑलमोस्ट सारी वीडियो भी देख सकते। वीडियो के एंड पर बोनस शेयर, स्प्लिट शेयर या डिविडेंड शेयर रहते हैं, तो वीडियो के एंड पर मैं डिस्कस करता ही हूं हर बार। चलिए फिर शुरू करते हैं IRFC के ऊपर, मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट समझेंगे कि यहाँ पर प्रमुख आगामी रेलवे परिस्थिति की तंत्र यानी कि नई लाइनों का वित्त पोषण, मल्टी ट्रैकिंग जैसी वर्धा, भुसावल, वडोदरा, रतलाम स्टेशन का पुनर्विकास और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड यानी कि बुलेट ट्रेन तरह। उसके बाद अगर बात करें चल रहे प्रोजेक्ट्स की, या फिर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है या फिर चलते प्रोजेक्ट्स की बात करें जो चल रहे फिलहाल क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, बंदरगाह विकास यानी कि महाराष्ट्र में वधवन बंदरगाह परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही देखने के लिए मिले। लॉजिस्टिक पर बात कर लें तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का भी विकास करना, महाजेनको और HPGCL यानी कि हरियाणा विद्युत उत्पाद निगम जैसी विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ये फिलहाल IRFC के उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो IRFC फिलहाल काम करता नजर आ रहा है। IRFC का जो कोलैब होते नजर आएंगे या फिर यहाँ पर जो कोलैब होते नजर आए, जिन क्षेत्रों पर कंपनी फोकस कर या फिर अपकमिंग को फोकस करती नजर भी आएगी। इन्हीं को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। वाहन परिवहन की बात करें तो NTPC जैसी संस्थाएं जो है उनका सामान्य प्रयोजन वैगन निवेश योजना के लिए वित्त पोषण करना, इस तरह से IRFC इन चीजों पर फोकस करती नजर आ रही है। केवल वाहनों के स्टॉक से आगे बढ़कर संबंधित बुनियादी ढांचे तक का विस्तार करना, भारत के महत्वाकांक्षी रेल अवसंरचना लक्ष्यों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण भी प्रदान करना। इस तरह से IRFC की एक रणनीति हमें समझ आती है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको भी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा डीप इनको और लेके जाएंगे। IRFC का देखिए मुख्य रूप से एक वित्त पोषण निकाय है जो कि खुद परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करता, बल्कि भारतीय रेलवे या फिर अन्य रेल संबंधी जो संस्थाएं द्वारा शुरू की गई प्रमुख अवसंरचना परियोजना है उसके लिए धन उपलब्ध करवाता है। IRFC द्वारा वित्त पोषित आगामी और चल रही परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है, यानी कि कौन से वो मेन पॉइंट है समझेंगे तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय रेल योजना। IRFC भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय रेल योजना जो कि एक प्रमुख वित्त पोषक है, जिसमें 2030 तक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारी पूंजीगत व्यय शामिल है, जिसमें 100% रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करना, नई लाइनें और स्टेशन अन्य शामिल है, जिसमें IRFC भी एक बड़ा वित्त पोषक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं तो निगम विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा जो विशिष्ट नई लाइन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं को वित्त पोषित करता है, जैसे कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में। यहीं पर तीसरा पॉइंट समझे तो समर्पित माल ढुलाई गलियारे और हाई स्पीड रेल। IRFC रसद लागत को कम करने के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारों के वित्त पोषण में शामिल है। यात्री और माल ढुलाई की गतिशीलता में सुधार के लिए जो हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन परियोजना है या फिर मेट्रो या फिर रैपिड रेल प्रणालियों के वित्त पोषण की भी योजना IRFC बना रही। फिर आता है एक पॉइंट स्टेशन का पुनर्विकास। कंपनी भारत भर में हजारों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना का समर्थन भी करती है। अमृत भारत योजना तो खैर आप लोगों को पता ही होगी। और तो और एक पॉइंट और समझे तो यहाँ पर है नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद IRFC
रेलवे के मुख्य परिचालनों से परे जाकर रेलवे प्रशासनिक तंत्र से जुड़े अग्रगामी और पश्चगामी दोनों प्रकार के परियोजनाओं के भी वित्त पोषण के दायरे में ला रहा है। अगर समझें तो IRFC ने फिलहाल कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र में आगामी वधवन बंदरगाह परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करने के लिए तैयार है, जहां पर एक महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी होगी और यहां पर हमें कुछ समय पहले ही कोलैब भी होता नजर आया। इसके अलावा भी समझें तो विद्युत परियोजनाओं पर बात कर लें तो नागपुर के कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में महाजैनको के लिए 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल विस्तार परियोजना के लिए 10,500 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण। HPCL के लिए समझा जाए PGCL के लिए तो यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के लिए 800 मेगावाट यानी कि 6929 करोड़ तक का वित्त पोषण। NTPC को भी रिन्यूएबल एनर्जी और उस परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देती नजर आई। IRMCL के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से IRFC भारतीय रेलवे का जो 2030 तक का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल को खत्म करना और रिन्यूएबल एनर्जी और इन चीज़ों पर फोकस करना और सौर पवन के लिए वित्त पोषण विकल्पों की भी खोज कर रहा है। होप सो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। मेन पॉइंट अगर हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो हमें इजीली समझ आ रहा है कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही। इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हो चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आगे चल के इनके अमाउंट या फिर धीरे धीरे जो जितने समय का कोलैब हुआ है उसमें दिए जाएं। लेकिन समझें तो पूर्ण वित्त पोषण यानी कि IRFC सक्रिय रूप से चल रही परियोजनाओं के लिए जो मौजूदा फिलहाल लोन है, ऋण है, उनका पूर्ण वित्त पोषण में संलग्न है। जैसे कि अंगुल सुविधा रेलवे परियोजना के लिए 2539 करोड़ रुपए का वित्त पोषण ताकि अधिक शर्तें पेश की जाए। तो इस तरह से कंपनी अपने बिजनेस पर बड़ा फोकस करती नजर आई। मैं हमने थोड़े समय पहले ही देखा कि भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, IRFC ने महाराष्ट्र के वधवन में 20,000 करोड़ की फंडिंग हेतु प्रोजेक्ट पर साइन किए। इसी तरह से Q1 से 2 के बीच में हमने काफ़ी सारे कोलैब नए होते नजर आए हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, समझी हैं। इस तरह से इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर बड़ा फोकस कर रही है। मेन पॉइंट इसमें मुझे ये भी लगा कि नवरत्न के दर्जे के बाद कंपनी रेलवे के जो मुख्य परिचालन से परे जाकर जो रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े यानी दोनों प्रकार की परियोजनाओं के दायरे में ला रहा है। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी बड़ा है। जैसे कि बंदरगाह यहाँ पर जहाँ पर हमने जो सारी चीज़ें देखी, 250 किलोमीटर से अधिक की नई लाइनें भी बिछाई जाएंगी। भारत में मेट्रो रेल का विस्तार होता नजर आएगा। 3 राज्यों में यहाँ पर बड़ी अमाउंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी। दैट मीन गवर्नमेंट का फोकस बैक टू बैक अपडेट्स पे रहता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अपडेट्स मिलती ही रहती हैं नई, जहाँ पर रेलवे कहीं ना कहीं भारत में इन्वेस्टमेंट निवेश जारी रखता है। वहीं पर देखा जाए तो वो कुछ सिनेरियो इस तरह का है जहां पर मेट्रो परियोजनाओं का विवरण देखने के लिए हमें मिल रहा है। एक बड़ी अपडेट है जहां पर रेलवे का मेगा प्लान देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर 1.5 लाख करोड़ से बनेंगे 3 नए फ्रेट कॉरिडोर। बजट में मिल सकती है मंजूरी। तो भारतीय रेलवे माइल ढुलाई को एक नई रफ्तार देने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। रेलवे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहा है। इन कॉरिडोर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार भी हो चुकी है और उसकी जांच भी चल रही है। यानी कि रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए 3 प्रमुख रूट तय किए हैं। पहला 1115 किलोमीटर लंबा, दूसरा 1673 और तीसरा 975 किलोमीटर लंबा। और समझे तो कुछ इस तरह से AI जनरेटेड ग्राफिक आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को बताया भी गया। अगर शॉर्ट में ही समझ लें तो यहाँ पर लक्ष्य और दृष्टिकोण यानी कि वर्तमान में 27% हिस्सेदारी को बढ़ाकर 45% करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 550 अरब का लॉजिस्टिक बाजार यानी कि 2030 तक भारत का फ्रेट लॉजिस्टिक बाजार इतना बड़ा होने का अनुमान। विशेषज्ञों ने भी नए कॉरिडोर की बजाय मौजूदा ट्रैक को अपग्रेड करने का सुझाव दिया है। पूर्व तट कॉरिडोर को प्राथमिकता देते यहाँ पर नजर आए हैं, जहाँ पर खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए अनुमानित लागत रखी गई है 1.5 लाख करोड़ के निवेश की। काम शुरू होने के बाद प्रोजेक्ट को पूरा बढ़ने की यह सीमा तय की गई है, जो कि 5 से 7 साल की बात बीच में कही जा रही है। बजट में यहाँ पर मिल सकता है ग्रीन सिग्नल। इन तीनों में से कम एक कॉरिडोर को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और आगामी केंद्रीय बजट में भी प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, एक बड़ी अपडेट जो है, एक बड़ा सिनेरियो जो है बदलता नजर आएगा। माल ढुलाई में बड़ी कंपनियां जो है गवर्नमेंट फोकस करती नजर आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट शुरू होने से 5-7 साल के भीतर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। मेन पॉइंट समझे तो कुछ एक्सपर्ट्स की राय इससे अलग है। उनका कहना है कि लगभग 300 से 350 ट्रेनें चल रही हैं, जबकि क्षमता 480 ट्रेनों की है।
इसके बावजूद माल ढुलाई का रेवेन्यू में कोई भारी उछाल नहीं आया। सो पिछले वित्त वर्ष में माल ढुलाई में सिर्फ 1.7% की बढ़ोतरी हुई, जो मुख्य रूप से कोयले की ढुलाई के कारण थी। उन्होंने कहा है कि रेलवे को नए फ्रेट कॉरिडोर में पैसा लगाने की बजाय हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर बनाने चाहिए, मौजूदा पटरियों को अपग्रेड करना चाहिए ताकि ट्रेनें 120 किलोमीटर घंटा और मालगाड़ियां 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल सके। म्यूचुअल फंड का डाटा भी अपडेट होता नजर आया नवंबर मंथ का, जिसमें हम देख पा रहे हैं 64 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, 21 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग, लगभग 7,15,445 स्टॉक्स का चेंज हुआ है। समझे तो टॉप बायर्स कौन से रहे? मिराई एसिड, ग्रो निफ्टी, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी, निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज, इनके द्वारा यहाँ पर 3,82,000, 2,64,000, 1,04,000 स्टॉक्स की बाइंग देखने के लिए मिली। इसी तरह से टॉप सेलर्स की बात कर लें तो टाटा आर्बिट्रेज फंड, कोटक आर्बिट्रेज फंड, एक्सिस आर्बिट्रेज फंड, लगभग 6.5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख स्टॉक्स की बिकवाली देखने को मिली। सो ऑल ओवर डाटा जो है बहुत नेगेटिव भी नहीं, ना पॉजिटिव भी नहीं है। म्यूचुअल फंड द्वारा, कुछ म्यूचुअल फंड द्वारा क्वांटिटी वाइज ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करेगी, जिससे 7,15,000 स्टॉक्स ज्यादा ही निकाले गए। बायर्स काउंट करेंगे तो ज्यादा है, लेकिन बिकवाली क्वांटिटी वाइज थोड़ी ज्यादा रही, लेकिन कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं देखने के लिए मिली। इसके अलावा भी अगर आप पॉइंट को समझेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कंटिन्यूसली पिछले कुछ महीनों से बाइंग आ रही है, और उस बाइंग के मुकाबले अगर लास्ट 3 महीनों की बाइंग की बात करें अक्टूबर तक की, वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस मंथ, यानी कि नवंबर के अपडेट के अकॉर्डिंग नंबर की जो बाइंग सेलिंग रही है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट IRFC पर बना हुआ है, जबकि IRFC कंटिन्यूसली पीछे की तरफ आता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक में होल्डिंग बनाए हुए हैं और कुछ नए म्यूचुअल फंड्स भी ऐड होते नजर आ रहे हैं। 11,740 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, यानी कि यह संख्या कोविड-19 के पहले के आंकड़ों से काफ़ी ज़्यादा है, जब रोज़ाना 11,283 ट्रेनें चलती थी। इन्हीं में से प्रतिदिन 2238 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि कोविड-19 से पहले यह संख्या सिर्फ 1768 थी। यानी महामारी के बाद रेलवे ने रिकॉर्ड लेवल पर अपनी सेवाओं में वृद्धि की है। रेल मंत्री ने बताया कि वर्तमान में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर 164 यानी कि 164 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। इसके अलावा वंदे भारत के स्लीपर संस्करण को भी स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और 2 रैक बनकर तैयार है। जल्दी इनकी ट्रायल प्रक्रिया पूरी होगी और दूर लंबी यात्रा रात के अनुभव को बिल्कुल बदलने वाला कदम माना जा रहा है। तो ये भी काफी अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। और तो 164 वंदे भारत ट्रेनें चलती तो रेलवे संरचना जो है विकास पर जोर देने से IRFC को सीधा अगर हम प्लस पॉइंट समझे तो वो क्या है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है विकास पर रेलवे के, तो उससे जोर देगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी, बजट बड़ा होगा तो IRFC को उसका प्रॉफिट मिल सकता है। बड़े पैमाने की परियोजनाएं भी निरंतर मांग बनाए रखती हैं और कुछ लोगों द्वारा वर्तमान गिरावट को, यानी कि IRFC में जो गिरावट हो रही है उसको एक आकर्षक प्राइस यानी कि अट्रैक्टिव प्राइस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं क्या नहीं है वो एक अलग पॉइंट है, आपका क्या व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और तो और 2-3 चीजों को और समझें तो देखिए फिलहाल कंपनी की बढ़ी हुई उधारी, यानी कि वित्त वर्ष 26 के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीकरण का लक्ष्य है, जो क्वार्टर 3 तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। कंपनी पूंजी इकट्ठा करेगी तो उसके बाद ही ब्याज पर पैसा चढ़ाएगी और फिर कंपनी का एक कम उधार लागत वाला सीन भी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अभी फिलहाल कंपनी ने जापान के साथ जो एक बड़ा पीछे हमने कोलैब आपको बताया ही है, इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर लोन के लिए लिया, वो क्या है कि आकर्षक येन या USD का ऋण का उपयोग करना और उससे अपनी मार्जिन्स यानी कि जो ब्याज मार्जिन है उसको बढ़ाना और उसमें लगातार वृद्धि की उम्मीद। और तो और मुख्य रेलवे के जो वित्त पोषण है आगे बढ़कर हाई स्पीड रेल, माल ढुलाई गलियारे, स्टेशन, बंदरगाह, लॉजिस्टिक पार्क विकास को भी शामिल करना है। सो ये कुछ कंपनी का लाइफ का भविष्य का दृष्टिकोण है या फिर टारगेट है। उसके अलावा भी समझे तो यहाँ पर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं जिनको हम मतलब कोई एनालिसिस द्वारा यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, एक ऐसे ही जो विशेषज्ञ द्वारा अगर दिया भी होगा तो, लेकिन कोई इसमें कोई हमें नेम नहीं मालूम कि किस बंदे ने यहाँ पर ये टारगेट दिए हैं, तो इसी वजह से इसको हम स्किप करेंगे। मेन पॉइंट को हमने समझा कि तो देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट सारी पॉजिटिव है। और तो और कोलैब कंपनी की बात करें तो ऑलरेडी कंपनी ने राइट्स के साथ, IFCL के साथ, REMSL के साथ, MMRD के साथ कोलैबोरेशन कर रखी है। और तो और कंपनी ने एक क्रिटिकल जो टारगेट है इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि PPP प्रोजेक्ट, स्टेशन डेवलपमेंट, फर्स्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, और भी कंपनी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस इकोसिस्टम के माध्यम से करती नज़र आ रही है। और फिर समझे तो कंपनी ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट भी करे हुए हैं। क्वार्टर 2 तक की बात करें तो कंपनी ने 45,500 के एग्रीमेंट देखने के लिए मिले, जिसमें कंपनी ने पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे रोलिंग स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर,
काफ़ी जगहों पर काफ़ी बढ़िया अमाउंट जो है 50,000 तक के टोटल ऑर्डर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी के साथ भी एक बड़ा सैंक्शन होता नज़र आया। सो नो डाउट समझा जाए तो कंपनी बैक टू बैक बढ़िया फोकस करती नज़र आ रही है। अकेले क्वार्टर 2 में ही कंपनी ने 3550 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट को सैंक्शन किया, डिसबर्समेंट्स किया। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि शेयर गिर क्यों रहा है। देखिए, एक समय सीमा होती है हर एक चीज़ की। पहले हमने स्टॉक को बढ़ते देखा है, एकदम से बहुत स्पीड स्टॉक ने उठाई थी और काफ़ी सारे रिटेल जो शेयर होल्डर्स हैं ऊपर के लेवल पर फंसे भी हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक रिस्क रहता है, एक पॉइंट रहता है कि आगे क्या किया जाए। देखिए, अगर समझा जाए, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये भी अगर निवेश करने हैं तो 5-5 करके 20 बार में करें। जैसे जैसे स्टॉक 5-5 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहे, लंबे समय में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। या फिर एक पॉइंट और है, अगर आप ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं तब क्या करना चाहिए। देखिए, इस पॉइंट का जवाब देना एक्यूरेट तो मुश्किल ही है। मार्केट के सेंटीमेंट आगे क्या से क्या रहे ये कहना बहुत टफ रहता है, पर कुछ एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन एक्यूरेशन प्रॉपर यहाँ पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने नज़रिए की बात करूँ, अपने व्यू की बात करूँ, मुझे क्या लगता है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ और मेरे को अधिकार भी है गलत होने का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा लंबे समय के लिए स्टॉक में होल्ड बनाए रखना चाहिए और हो सकता है आने वाले समय में कुछ हद तक काफ़ी अच्छा लॉस कवर हो। अगर मार्केट में एक रैली देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी सारी खबरें आती नज़र आ रही हैं कंटिन्यूसली कई टाइम से, और आरबीआई ने भी एक अच्छी न्यूज़ दी है। सो अगर रैली आगे हमें 2-4 महीनों में देखने के लिए मिलती है तो हो सकता है काफ़ी लॉस कम हो, जिससे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली दे सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि कौन से लेवल देखने के लिए मिलेंगे या क्या हो सकता है, तो फिर वो चार्ट के माध्यम से ही डिस्कस किया जा सकता है। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला कि नो डाउट मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाकी लंबे समय में हो सकता है काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। ये सबसे पहली बात तो ये कि जो उधारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, विशेष रूप से जापानी येन है, उसका मूल्यवान जो बाजार है वह बेंचमार्क दर कम है, यानी कि उसका लाभ उठाकर आईआरएफसी घरेलू स्तर पर, डोमेस्टिक लेवल पर या फिर जो इंडिया में कहीं घरेलू स्तर पर उपलब्ध ब्याज दरों की तुलना में अधिक ब्याज दरें प्राप्त करेगी। यानी कि इतना ब्याज कंपनी को देना नहीं आएगा जितना ब्याज यहाँ पर कंपनी प्राप्त करेगी, और इस तरह से कंपनी आने वाले समय में अपनी लागत को कम करके, कम उधारी लागत से लेकर के बेनिफिट रह सकती है। सीबी की बात करें तो सुविधा से आईआरएफसी का जो वित्त पोषण आधार है घरेलू बाजार से परे विस्तृत हो गया है, जिससे एकल स्रोत वित्त पोषण पर निर्भरता भी कम हुई है। 3 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी एक उपस्थिति स्थापित हो गई है। और तो और इतना ही नहीं, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जैसे प्रमुख वैश्विक ऋणदाता से असुरक्षित यानी कि अनसिक्योर लोन प्राप्त करना इंटरनेशनल मार्केट में भी आईआरएफसी की छवि को मजबूत करता है और ऋण योग्यता को भी दर्शाता है। यानी कि काफी अच्छी रेटिंग्स आईआरएफसी को मिली हुई हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इतना अच्छा पॉइंट हमको देखने के लिए मिला है। और तो और इनकी जो संरचना है, यानी कि भारत रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन से की गई है, जिसमें 5 वर्ष की अवधि है और ऋणदाता के साथ कोई नियंत्रण खंड या शेयरधारता शामिल नहीं है, जिससे आईआरएफसी की परिचालन स्वतंत्रता बनी रहती है। सो अगर इन पॉइंट्स को समझें तो यहाँ पर आईआरएफसी नो डाउट पॉजिटिव ही पॉइंट दिखाती फ्यूचर के लिए नजर आ रही है। 21 मार्च 2025 को भी डिविडेंड देखने के लिए मिला था। 2024 में भी 2 डिविडेंड, लगभग हर साल कंपनी 2 डिविडेंड शेयर करती नजर आ ही रही है। चलिए बात कर लेते हैं स्प्लिट और बोनस शेयर के बारे में। रियल एस्टेट कंपनी की बात करें तो बड़ा ऐलान होता नजर आया है, जहां पर कंपनी 1 के बदले 5 शेयर देती नजर आएगी, यानी कि 1 शेयर 5 शेयरों में बनता नजर आएगा। शेयर होल्डर्स की मंजूरी इससे पहले ही मिल चुकी है। 15 दिसंबर को शेयर बाजार को सूचना दी गई। 15 जनवरी 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यहाँ पर अजमेरा रियल्टी ने सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत बीएसई एनएसई दोनों को ही रेगुलेशन 48 के नियमों के साथ यहाँ पर जानकारी दी। सो यहाँ पर 1 के बदले 5 शेयर मिलते नजर आएंगे, 5 गुना हो जाएगी, यानी 1 शेयर के बदले कुल निवेश की वैल्यू उतनी ही रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं बोनस शेयर के बारे में। एम लिमिटेड ने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयरों का तोहफा मिलने वाला है, साथ ही कंपनी स्टॉक को स्प्लिट भी करने वाली है। पहली बात करते हैं बोनस शेयर की। कंपनी हर एक मौजूदा शेयर पर 3 नए शेयर फ्री देगी, यानी कि रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर की बताई जा रही है। और इस तारीख को जिनके अकाउंट में ये शेयर होगा रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या फिर डिपॉजिट के रिकॉर्ड्स में होंगे, वे बोनस शेयर के हकदार होंगे। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो स्टॉक स्प्लिट के तहत एम लिमिटेड का 10 रुपए फेस वैल्यू वाला 1 शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू 10 शेयर में टूटने वाला है, यानी कि 1 के बदले कंपनी यहाँ पर 10 शेयर देने वाली है। इसके लिए भी रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर 2025 ही बताई गई, यानी कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू दोनों का ऐलान नवंबर 2025 में हुआ था।